मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के पीरियड में साइंस इंग्लिश मीडियम के पीरियड में मैं फिर से वेलकम करती हूँ तुम्हारा। और इस बार बेटा चैप्टर 1 वी हैड ऑलरेडी डन, सो some questions I have selected from chapter 1 to explain on the board. Rest questions also you have to do. Complete exercise of the chapter you have to do. Some questions I have selected to give an idea about the reasoning question and about the change of unit of temperature. So start करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं ले रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, लेकिन करने आपको सारे एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो जब पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ जो जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. पहले क्वेश्चन का मीनिंग तो मैं समझा रही थी। उसका मतलब ये है कि अगर खाना गरम गरम है और हम दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं तो भी हमें उसकी स्मेल एकदम चली जाती है। खाना गरम गरम है, खाना बन रहा होता है जिस टाइम, तो उस टाइम उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। लेकिन अगर खाना ठंडा है, भले वो टेस्टी खाना, अगर खाना ठंडा है तो उसमें से स्मेल लेने के लिए, मतलब जैसे बना के रख दिया हमने, डाल के रख दिया, डोंगे के अंदर डाल के रख दी सब्जी को, तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाकर स्मेल करना पड़ता है। इसका क्या रीज़न है? देखो, खाना जब बन रहा होता है या जब ताज़ा बना हुआ खाना होता है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सम पार्टिकल्स आर इन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट मीन्स गैसेस स्टेट, और गैसेस स्टेट का तुम्हें पता ही है कि वो एक जगह बैठने वाली स्टेट नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चली जाती है बिना पूछे, बिना परमिशन के, ठीक है। तो गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं, स्पेशली जो वेपर के पार्टिकल हैं और फूड का भी पार्ट उनमें मिला हुआ है, सो दे कैन गो एनीवेयर, वो कहीं पर भी जा सकते हैं इन देयर हॉट स्टेट, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से अबाउट टेम्परेचर पर, तो दूर तक चले जाते हैं, इसलिए उनकी स्मेल दूर तक चली जाती है। लेकिन जो ठंडा खाना है, बनाकर हमने रख दिया, सुबह बना के खाना रख दिया, दोपहर को खा रहे हैं, तो अगर उसमें से ढक्कन उठा के देखेंगे तो फिर भी स्मेल आएगी, लेकिन अगर बिना ढक्कन उठाए देखें तो हमें स्मेल नहीं आती है। उसका रीज़न क्या है? नाउ पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन बिकॉज दे आर नॉट मूविंग एट हाई टेम्परेचर। उनका तापमान अब ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते, वो तो फूड के अंदर बैठे हुए हैं पार्टिकल्स। अगर फूड को तुम बहुत फास्ट से स्मेल करोगे तो स्मेल आएगी, खाने की जो मसाला उसके अंदर डाला उसकी स्मेल आएगी, लेकिन अगर बहुत फास्ट से स्मेल नहीं करते तो उसकी स्मेल नहीं आती। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो, तो रीज़न है इसका डिफ्यूज़न। द रीज़न इज डिफ्यूज़न of particles in vapor state, जो कि ठंडे फूड में नहीं होता है डिफ्यूजन। Then a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? अब अपना क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझो। देखो, स्विमिंग पूल में जो तैरने वाले होते हैं, डाइवर का मतलब होता है तैराक, जो स्विमिंग पूल में तैरने वाले होते हैं, वाटर करंट को ऐसे हाथों के मूवमेंट से अपने हटाते चले जाते हैं और पानी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि जो डाइवर है, एक जो तैराक है, वो ऐसे ऐसे पानी हटाता चला जाता है और स्विमिंग पूल में तैरता चला जाता है, ठीक है। तो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर अप्लाई होती है, किस प्रॉपर्टी के कारण वो पानी को हटाता चला जाता है? देखो, हमने बेसिक रूप से मैटर की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम, मैटर पार्टिकल्स आर स्पेसियस, दे हैव स्पेस इन बिटवीन देम, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, तो मैटर पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर मैटर की सेकेंड प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है।
मेटल पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम, कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो डाइवर है, जो तैराक है, वो पानी को हटाता चला जा रहा है। पानी को हटा किस लिए पा रहा है, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस है बीच में, तो उस स्पेस में वो बहता चला जाता है, उस स्पेस को हटा उस स्पेस को क्रिएट करके वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लीकेबल हुई मैटर की, दैट मेटल पार्टिकल्स हैव स्पेस। Metal particles have space in between them. This property is applicable. Now come to the next part of the next question. Arrange the following in order of increasing density. कुछ हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कुछ मैटर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में अरेंज करना है। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। देखो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू मास पर यूनिट, ठीक है। लेकिन बेटा ना तो मैं मास दिया हुआ है, ना ही वॉल्यूम दिया हुआ। तो हम केमिस्ट्री में डेंसिटी किसको समझते हैं, मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज बताती हूँ तुम्हें, साइंस की लैंग्वेज बताती हूँ, स्पेशली केमिस्ट्री में हम डेंसिटी समझते हैं क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल्स। जितने क्लोज पार्टिकल होंगे किसी भी मेटल में, उतना ही ज़्यादा उसको डेंस माना जाता है। कौन कौन से एग्जाम्पल अपने पास है, एयर पार्टिकल पास नहीं है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, चिमनीज के एग्जॉस्ट में थोड़े बहुत कार्बन के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, तो इसके कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा पास होंगे। देन हनी, बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, क्योंकि शहद को अगर हम गिराना चाहें तो उसकी एक गोली नीचे गिरती है, शहद बहता कभी नहीं। वाटर दूर दूर होगी, पानी बह जाता है आसानी से। चौक बिल्कुल भी नहीं बहती है। कॉटन थोड़ा सा दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, हल्की होती है। एंड आयरन सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। अब इनको मैं अरेंज करती हूँ, कैसे अरेंज करेंगे, देखो पहले नंबर पर अपना आएगा एयर, दिस इज एट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरे नंबर पे आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, तीसरे नंबर पे अपना आएगा कॉटन, चौथे नंबर पे अपना आएगा वाटर, पांचवें नंबर पे अपना आएगा हनी, छठे नंबर पे आएगा चौक और सेवेंथ नंबर पे आएगा आयरन, सबसे लास्ट में आएगा आयरन। देखो एयर की डेंसिटी सबसे कम, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज की धुआं ही होता है, उसमें कार्बन पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, तो ये दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर अपना आया कॉटन, रुई है, हल्की होती है इसलिए। और चौथे नंबर पर आया अपना वाटर, वाटर के बाद फिर आया अपना हनी, हनी के बाद आया अपना चॉक एंड चॉक के बाद आया अपना आयरन, ठीक है। ये इनका डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है। जो जितना बाद में है, जितना ज़्यादा नंबर जिसको मिला हुआ है, वो उतना ज़्यादा डेंस होता है। देन वन मोर रीजनिंग क्वेश्चन वी हैव, दैट इज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। जो आइस है, तुमने देखा होगा कि जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें आइस मिलाया जाता है और आइस के जो फ्लूइड्स हैं वो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर तैरते रहते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। यही इसका रीज़न पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, जबकि आइस को हम मानते हैं कि वो सॉलिड स्टेट है और लिक्विड वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। देखो इसका रीज़न क्या है कि आइस और आइस इज सॉलिड, मैं यहाँ लिखती हूँ आइस सॉलिड और वाटर लिक्विड, ठीक है। लेकिन इनका क्या होता है, आइस सॉलिड स्टेट में होते हुए भी उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। रीजन क्या है, क्योंकि आइस के अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। जब आइस बनता है तो वाटर एयर को भी ट्रैप कर लेता है, बीच बीच में एयर पार्टिकल्स आ जाते हैं, इसलिए वो हल्का होता है। उतना ही अमाउंट अगर लिक्विड वाटर का लिया जाए, उतना ही अमाउंट अगर आइस का लिया जाए तो आइस हल्का होता है, तो डेंसिटी कम होती है। आइस लेस डेंस एंड दिस इज मोर डेंस, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। अब जिसकी डेंसिटी कम है तो वो तो ज़्यादा डेंसिटी वाले के ऊपर ज़्यादा पसंद आ रही है,
इसलिए ice floats on the surface of water because of its less density than the liquid water. ये बात आप समझ में? Then convert the following into Celsius scale. डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, हमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखो पहले तो मैं कन्वर्जन का तरीका बता दूं कि कैसे कन्वर्ट करें। डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इक्वल्स टू केल्विन। ये अपना एक फॉर्मूला होता है। डिग्री सेल्सियस में यदि 273.15 रादर 16 होता, 16 ऐड कर दिया जाए तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना, यहाँ हमें केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं वैल्यू लिखती हूँ उसके सेल्सियस में तो निकालना ही है। डिग्री सेल्सियस प्लस 2, या इसको दूसरी साइड में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस को बराबर में ले लेते हैं, क्योंकि उसी का आंसर चाहिए। डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273.16, ठीक है। और के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 केल्विन। तो 300 माइनस 273.16 बराबर डिग्री सेल्सियस। माइनस करके देख लेते हैं, 300 273.16 0 0 26.84 बराबर, चलो इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से, तो अपना आंसर क्लियर आ जाएगा। बराबर 26.84 डिग्री सेल्सियस। बात आई समझ में? बस हमें ये इक्वेशन याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। अब एक और दिया है 573 केल्विन, इसको भी कन्वर्ट करके बता देते हैं। देखिए 573 केल्विन, फिर वापस से वही करेंगे, डिग्री सेल्सियस बराबर 573 माइनस 273.16, ठीक है। हमने लिया है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस बराबर 573 में से माइनस कर लो, 573 और 273 84 9 and this is 4 minus 2 299.84 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज और बताती हूँ, जहां पर तुम इनके आंसर देखोगे हो सकता है कि तुम्हें पूरा आंसर मिल जाए, यहाँ 300 में से इसको माइनस करके 273 को 27 लिखा हो, और यहाँ पर 573 में से इसको माइनस करके 273 को सीधे 300 लिखा हो, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू में से माइनस किया है 273.16, लेकिन हो सकता है कि बुक में जो फॉर्मूला दिया या बुक में जो आंसर्स दिए हैं वो सीधे 273 से माइनस करके दिए हैं, ठीक है। तो उसमें तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम ये फॉर्मूला लिख रहे हो, दैट विल बी करेक्टेड। और अगर तुम केवल 273 लिखकर भी माइनस कर रहे हो, क्योंकि 0.16 कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो अगर वो भी माइनस कर रहे हो तो दैट विल ऑल्सो बी करेक्टेड। बट एक बार अपने बुक में आंसर चेक कर लेना, आंसर मैच कर लेना बुक में। तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस लेने की कोशिश की बेटा। एक तो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जिनमें रीजन बताना है, और दूसरे अपने ये यूनिट चेंज वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें ऐसा यूनिट को चेंज करना है, और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें हमें डेंसिटी के बेस पर आंसर देना था। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चंस तुम लोग एक बार पढ़ना। उन क्वेश्चंस में वैसे तो आंसर तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि नेट के ऊपर भी, गूगल पे भी अगर तुम डालोगे NCERT सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर, तो उस चैप्टर का सॉल्यूशन तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ से पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, मैंने लिख तो लिया है उसमें लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे क्वेश्चन का नंबर लिख के भेज देना एक बार, ठीक है। अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँगी।
समझ में आई ये बात? तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं खुद ही एक्सप्लेन करती चलूँगी, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जिनके डायरेक्ट आंसर हैं तो वो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम डायरेक्ट आंसर सर्च करो और सर्च करके अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सभी के आंसर्स तुम्हें मेंशन करने हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और इस बार हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।